हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में और हिस्टेरेसिस के बारे में, राइट। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पर बेस्ड टर्मिनोलॉजी फॉर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हिस्टेरेसिस, राइट, या फिर सॉर्प्शन आइसोथर्म के जो रीजन्स होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आते हैं। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि आप मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत आसानी से आप तक मैं पहुंचाऊं, आसानी से आपको समझ आए और याद रहे। सो लेट्स बिगिन विथ मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म। Before beginning with actual moisture sorption isotherm, first of all, let's understand its meaning, general meaning, right? Sorption isotherm. It constitutes of two terms, right? One is sorption and the other one is isotherm. So first of all, let's understand what these terms indicate, right? Isotherm. Iso का मतलब क्या होता है? Same, right? No change. Therm is related to heat, temperature, right? That means whatever we are performing at same temperature without any change. So this is isotherm. Now we are left with another terminology, that is sorption. Sorption क्या होता है? Sorption दो तरह का हो सकता है। आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने दो फिगर्स यहाँ शो की हैं। वन इज adsorption एंड वन इज डिसॉर्प्शन। adsorption मतलब किसी चीज का अंदर आना, ग्रैब करना उसको, राइट, उसका अब्सॉर्ब होना। अब मैम अगर ये अब्सॉर्ब होना है तो आपने adsorption क्यों बोला है? बिकॉज adsorption और absorption का क्या डिफरेंस है? adsorption टर्मिनोलॉजी कब यूज की जाती है? जब कोई चीज हमारे सरफेस पर अब्सॉर्ब होती है तो इस केस में adsorption टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। सरफेस अब्सॉर्प्शन इज adsorption, राइट। एंड द अदर वन, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है आपके जनरल वाइवा में कि adsorption और absorption में क्या डिफरेंस है, तो अब आप बता सकते हैं, राइट। द अदर वन इज डिसॉर्प्शन। डी जहां लग गया दैट मीन्स समथिंग इज रिलीजिंग आउट, राइट, डिवॉइड ऑफ। तो आपके फूड मटेरियल से जब कुछ बाहर निकल रहा है दैट इज डिसॉर्प्शन। यानी कि अब हमें आइसोथर्म का मीनिंग क्लियर है, दैट इज एट द सेम टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज। And sorption which could be of two types, one is adsorption and one is desorption. Adsorption refers to when something comes in, right, on the surface when it is being absorbed, and desorption means when something goes out of the product, right. अब ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको अभी क्यों बताई है, ये हम आगे जब आप मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ स्टडी करेंगे उसमें हम ये टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। तो आप ये कर्व देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दैट इज मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म। पर इसकी डिटेल में जाने से पहले, इसके पार्ट्स को डिफाइन करने से पहले मैं इसकी हाइलाइट्स के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको सुपरफिशियली इसके बारे में क्लियर हो, दैट व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, क्या हम बात करने वाले हैं, राइट। तो इसके हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कर्व है it explains the relationship between moisture content and water activity. Moisture content और water activity के बीच का relation ये हमें बताता है। और moisture content और water activity में क्या difference है ये मैं अपनी पहले वाली videos में cover कर चुकी हूँ और आप सबको I hope ये चीज clear होगी। Okay? This curve, as you can see, it is non-linear. ये linear नहीं है, आपको straight line नहीं दिख रहा है, right? आप देख रहे हैं एक एस शेप कर्व फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज सिग्मोइड कर्व, राइट। सो कर्व सो ऑब्टेन्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर क्यों कहा गया? क्योंकि हमने पहले ही बात किया है कि इट इज आइसोथर्म, सो इट इज एट अ स्टेटेड टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर है। तो ये जो कर्व इस तरह का एस शेप्ड कर्व मॉइस्चर कंटेंट और वाटर एक्टिविटी के बीच में जो नॉन लीनियर है, वो कर्व जो हमें ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म। यानी कि इसकी क्या हाइलाइट्स हो गई? आपसे इन जनरल कोई पूछता है तो मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म का जो कर्व है दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट एंड वाटर एक्टिविटी। दिस इज नॉन लीनियर एंड
it's a sigmoid S-shaped curve. And does this curve obtain at a given temperature? It is known as moisture sorption isotherm. इसके बारे में अभी डिटेल में हम आगे बात करेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. जब कर्व बन रहे हैं तो ये कर्व बन कैसे रहे हैं? हाउ आर दिस कर्व ऑब्टेन्ड? अब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं कि ये कर्व किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, राइट? देखिए, इसको मैंने एक सीक्वेंशियल मैनर में आपके पास शो करने की, आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, और इसको हम समझते हैं बहुत इजीली. हमें पिक्टोरियली ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये याद हो जाएगी, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट. यू हैव अ ड्राई फूड सैंपल. आपके पास एक ड्राई फूड सैंपल है जिसको आपने एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दिया है जिसका RH जो है वो इंक्रीज हो रहा है, or that is kept at a given temperature, right? You have a dry food sample, you are placing it in an atmosphere of increased RH at a given temperature, right? अब ड्राई फूड सैंपल था, इंक्रीज RH पे रख दिया, क्या होगा? ये कुछ अब्सॉर्ब करेगा. सो अब्सॉर्ब करने से क्या होगा? फूड सैंपल का वेट इंक्रीज होगा. तो हम ये इंक्रीज इन वेट जो है वो मेजर करेंगे. ओके, why there is increase in weight? Because ड्राई फूड सैंपल को जब आप इंक्रीजिंग RH में रखेंगे तो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, राइट? नाउ ये जो आपके पास एक डेटा आ जाएगा, राइट? ये जो डेटा आएगा आप इसे प्लॉट कर लेंगे. सो दिस plot of amount of water absorbed, that is moisture content, as a function of RH, that is water activity, ये जो है इस प्लॉटिंग से, इस डेटा से आपके पास ये जो कर्व है सॉर्प्शन आइसोथर्म का वो ऑब्टेन होगा, राइट? लेट मी क्विकली ब्रश अप. आपने एक ड्राई फूड सैंपल को इंक्रीजिंग RH के एटमॉस्फेयर पे रखा एट अ गिवन टेम्परेचर. जब हम ड्राई फूड सैंपल को रखेंगे मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, तो ये इंक्रीज इन वेट हमने मेजर कर लिया, हमारे पास डेटा आ गया, उसको प्लॉट कर लिया. सो ये जो प्लॉट है बिटवीन व्हाट? बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर अब्सॉर्ब, दैट इज मॉइस्चर कंटेंट, एज अ फंक्शन ऑफ relative humidity, that is water activity. So that's how this curve is being obtained. Okay, now let's talk about desorption isotherm. Desorption isotherm क्या है? अभी हमने समझा था adsorption के बारे में. adsorption का कर्व ऑब्टेन हो गया, हमें पता लग गया. अब हम बात करेंगे जो डिसॉर्प्शन का कर्व है ये किस तरह ऑब्टेन होता है. तो वैसे तो हमें नाम से क्लियर है कि ये दो टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब रिवर्स हैं एक दूसरे का, राइट? सो अभी हमने adsorption में ड्राई फूड सैंपल रखा था जिसने मॉइस्चर अब्सॉर्ब किया था. अब हम सेम RH पे एट अ गिवन टेम्परेचर वेट फूड सैंपल रखेंगे. वेट फूड सैंपल को जब रखेंगे वो क्या करेगा? वो मॉइस्चर लूज करेगा, राइट? मॉइस्चर लूज करने से क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इन वेट. ये जो डिक्रीज इन वेट है इसका डेटा हम प्लॉट कर लेंगे. सो दिस डेटा data obtained is plotted to get desorption isotherm, right? ड्राई फूड सैंपल है, उसको सेम RH और सेम टेम्परेचर पर रखा है, वो मॉइस्चर लूज करेगा, तो देयर वुड बी डिक्रीज इन वेट. डिक्रीज इन वेट का ये जो डेटा आएगा हमारे पास, जो प्लॉट आएगा बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट एंड वाटर एक्टिविटी, ये हम प्लॉट करेंगे टू गेट डिसॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट? अब हमें ये समझ आ चुका है कि एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे ऑब्टेन होता है एंड डिसऑर्प्शन आइसोथर्म कैसे ऑब्टेन होता है, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट रीजन्स ऑफ सॉर्प्शन आइसोथर्म, जिस पे बेस्ड आपको बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट? सो पहली बात तो ये रीजन्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? ये रीजन्स इसलिए डेवलप हो रहे हैं because depending on the state of water present in food, water फूड में किस स्टेट में प्रेजेंट है उसके कारण ये जो रीजन्स हैं आपके सॉर्प्शन आइसोथर्म में वो डेवलप हो रहे हैं. मैम ये क्या है, क्लियर नहीं हुआ? सो ओके, अब हम रीजन वाइज स्टडी करते हैं कि रीजन कैसे बन रहे हैं, तब आपको क्लियर होगा. अब देखिए, पहले ये मॉइस्चर कंटेंट और वाटर एक्टिविटी का आपको कर्व शो किया गया है. इसमें दो कर्व्स जा रहे हैं, वन इज फॉर एडसॉर्प्शन एंड द अदर वन इज फॉर डिसॉर्प्शन. अब ये जो पूरा चार्ट है, ये जो डेटा है, दैट इज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स? 3 रीजन्स, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3. अब हमें समझना है कि रीजन 1, 2, 3 है क्या, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल
देयर वुड बी, जब आपने अपना एक फूड प्रोडक्ट को रखा है एक पर्टिकुलर RH पर, एक टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, आपका जो फूड सैंपल है वो उसका मॉइस्चर कंटेंट इनिशियली इंक्रीज होगा। जैसे जैसे RH इंक्रीज होगी इनिशियली उसका मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा, राइट। इस इंक्रीज होने से क्या होगा कि फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एक लेयर बन जाएगी, राइट। जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ओके, हम बात करते हैं इन रीजन्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट रीजन 1 फर्स्ट। जब आप अपने फूड सैंपल को एक इंक्रीजिंग RH के एटमॉस्फेयर पे प्लेस कर रहे हो तो क्या होगा, इनिशियली देयर वुड बी इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट, राइट। अब ये इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट क्यों होगी, क्यों, क्योंकि जो आपकी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एक लेयर है ना, वो लेयर जो मॉइस्चर है उसको absorb करेगी, right? So this will lead to formation of monolayer, as it's been written here. Initial increase in moisture content of the food product with an increase in RH, right? This leads to formation of monolayer, और वो monolayer क्यों form हो रही है, due to adsorption on food constituents. Food constituents पर जो adsorption हो रहा है उसके कारण ये monolayer form हो रही है. So this is region 1. Right, now let's move on to region 2. Region 2 में क्या है, जब इन्हीं मोनो लेयर्स के ऊपर आपका जो वाटर है वो एब्सॉर्ब होता जाएगा तो रीजन 2 डेवलप होगा। एज इट्स बीन मेंशन्ड हियर, absorption of additional layers of water over monolayer. अब मोनोलेयर तो रीजन 1 में फॉर्म हो गई, अब जो बाकी वाटर अब्सॉर्ब होना है वो कहाँ हो रहा है, मोनोलेयर के ऊपर। सो ये जो अब्सॉर्प्शन रहेगा वाटर का मोनोलेयर के ऊपर, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रीजन 2, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर्मेशन ऑफ रीजन 3. रीजन 3 क्या है, region 3 is the result of condensation of water in the pores of food material that dissolves the soluble components of food. देखिए रीजन 3 क्या है, रीजन 3 कैसे बनता है, जब जो आपका फूड मटेरियल है उसके पोर्स में वाटर का कंडेंसेशन होने लगता है, ठीक है, उससे रीजन 3 फॉर्म होता है, राइट। और इससे क्या होता है, इस कंडेंसेशन से दिस डिसॉल्व्स द सॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ योर फूड, जो वाटर में सॉल्युबल कंपोनेंट्स होंगे उनको डिसॉल्व कर लेगा, राइट। सो रीजन 3 रेफर्स टू result of condensation of water in the pores of food material that dissolves the soluble components of food, right? अब हमने रीजन 1 की बात कर ली, 2 की बात कर ली, 3 की बात कर ली, कैसे कैसे ये फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे एक टर्म की जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में शो की थी, दैट इज हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। हिस्टेरेसिस के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर एक इस चार्ट में, इस डेटा में आपको एक एब्जॉर्प्शन का डेटा शो किया गया है, एक डिसॉर्प्शन का, राइट। अब जब एक पर्टिकुलर फूड एक मॉइस्चर कंटेंट को अब्सॉर्ब करेगा एट अ पर्टिकुलर वाटर एक्टिविटी, तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट उसने अब्सॉर्ब किया है वो डिसॉर्प्शन में अलग होगा और एब्जॉर्प्शन में अलग होगा, राइट। अब ये जो डिफरेंस है ना, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस, राइट। एज आई हैव मेंशन्ड हियर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एट any water activity may be different in adsorption and desorption. This difference is known as hysteresis. इसको हम यहाँ चार्ट में देख के भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, लेट्स कंसीडर 0.50 वाटर एक्टिविटी पर adsorption के केस में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इट्स अराउंड 0.5 or so, राइट, रफली। वहीं अगर मैं डिसॉर्प्शन के केस में जाती हूँ तो 0.5 वाटर एक्टिविटी पर ही जो डिसॉर्प्शन के केस में मॉइस्चर कंटेंट है वो दैट इज अराउंड लेट्स से 0.25 और सो, राइट। सो ये जो डिफरेंस है एक पर्टिकुलर वाटर एक्टिविटी पर अमाउंट ऑफ वाटर अब्सॉर्ब्ड का, दैट रेफर्स टू हिस्टेरेसिस। आई होप आपको रीजन 1, 2, 3 एंड दिस टर्मिनोलॉजी हिस्टेरेसिस, ये सारी चीजें अब आपको इजीली क्लियर हो गई होंगी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म।
It provides useful information regarding processing and packaging of dehydrated food items. Dehydrated जो food items होते हैं जिसमें moisture जो है वो बहुत important critical role play करता है, right? क्योंकि जो dehydrated food items होंगे अगर उसमें moisture absorb हो जाएगा, product will go off, right? You won't prefer that. तो ये जो moisture sorption isotherm है आपको dehydrated food items की processing और packaging का एक आइडिया देता है, राइट? देन आपको इससे ये भी पता लगता है कि आप किस तरह के फूड प्रोडक्ट को एक साथ पैक कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को, एक दूसरे की फिजिकल कंडीशन को हैम्पर ना करें, राइट? थर्ड इज मॉइस्चर कंटेंट एंड वाटर एक्टिविटी. अगर आप किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट का मॉइस्चर कंटेंट निकालना चाहते हैं क्रिटिकल वाटर एक्टिविटी पर, सो एज टू अंडरस्टैंड इट्स स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, then sorption isotherm gives you the answer because it tells you about relationship between moisture content and water activity of a food product. और इस relationship से ये दो कैसे से phenomenon है, ये वो phenomenon है जिससे हमारे food product की stability affect होती है, right? Next, to select suitable ingredient to make a safe formulation at high moisture content. अगर हम एक high moisture content पे एक suitable formulation बनाना चाहते हैं क्योंकि जो high moisture content है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें critical हो जाती हैं क्योंकि shelf life कम हो जाता है, तो उसमें हमें कौन से ingredients हम use कर सकते हैं उसके बारे में भी moisture sorption isotherm आपको एक आइडिया देता है, right? Now let's quickly brush up what we have learned in today's session, right? First of all, हमने ये देखा कि sorption isotherm जो है ये it constitutes of two terminologies, sorption and isotherm. Isotherm का क्या मतलब है और sorption में further adsorption and desorption ये दो terminology आती हैं, इनका क्या मतलब है, right? उसके बाद हमने highlights learn की कि जो moisture sorption isotherm है what's that all about, right? Thereafter हमने बात किया ये जो adsorption और desorption के curves हैं, how these curves are being obtained, ये curves किस तरीके से बन रहे हैं, right? जब आप ड्राई फूड सैंपल को एक इंक्रीजिंग RH के एटमॉस्फेयर पे रख रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, तब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, उस वजह से उसका वेट इंक्रीज हो रहा है एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कर्व, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी टू इट, डिसॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ड्राई फूड जो आपका वेट फूड सैंपल है उसको आप जब RH पर एट अ गिवन टेम्परेचर पर रख रहे हैं इट लूजेज मॉइस्चर, राइट? मॉइस्चर लूज होने के कारण क्या होता है, उसका वेट रिड्यूस हो जाता है. इस जब आप इसको प्लॉट करते हैं, ये वाला जो डेटा आप प्लॉट करते हैं बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट एंड वाटर एक्टिविटी, दैट गिव्स यू डिसॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट? इसके बाद हमने बात की 3 रीजन्स ऑफ मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म, रीजन 1, 2 एंड 3, जिसमें रीजन 1 क्या है, आपने फूड को रखा, फूड ने इनिशियली मॉइस्चर गेन किया और फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर हो गया, राइट? सेकेंड रीजन में क्या होता है, मोनोलेयर के ऊपर जब वाटर अब्सॉर्ब होगा, दैट इज रीजन 2. रीजन 3 में क्या होता है, जब वाटर का कंडेंसेशन होगा इन द पोर्स ऑफ फूड मटेरियल्स, दैट रेफर्स टू रीजन 3, राइट? इसके बाद हमने बात की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, दैट इज हिस्टेरेसिस. हिस्टेरेसिस क्या होता है, जब आप देखिए, आप एनालाइज करिए ग्राफ को, एक गिवन वाटर एक्टिविटी पर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट होगा और डिसॉर्प्शन में डिफरेंट होगा. तो ये जो डिफरेंस है मॉइस्चर कंटेंट का एट अ गिवन वाटर एक्टिविटी बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, दैट्स नोन एज हिस्टेरेसिस, राइट? इसके बाद हमने बात की कि क्या क्या हम मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, कैसे कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, राइट? तो हमने बात किया कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमने सेलेक्ट करने हैं, अगर हमने किसी फूड प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर वाटर एक्टिविटी पर शेल्फ लाइफ स्टडीज करनी है, स्टेबिलिटी स्टडी करनी है, या डिहाइड्रेटेड फूड आइटम्स को हमने कैसे पैक करना है, कैसे प्रोसेस करना है, तो इन सारी चीज़ों का आइडिया जो है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज हमें मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म के थ्रू मिलती है, राइट? सो
That's all about today's session. I hope आप सभी को अब ये moisture sorption isotherm is no more a phobia, and in any exams now you can answer about region 1, 2, 3 and hysteresis, right? And significance too. So thank you for listening. Stay tuned with Food Cyto for more such concepts. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Thank you so much.